Hi guys, welcome to Chai with Ilachi. This is Ilachi Nagda. Welcome to the show. Today we have with us Agnes, and Agnes is basically from. She has a very unique journey, so let's hear it from her. Agnes, what would you like to say about this? Um, Hi, I don't know from where shall I start? Where are you from? आपका journey क्या है? You're a Okay. choreographer, a dancer, an actor. hmm So क्या कैसे है basically? So I was from a small town, Prayagraj, UP, Correct. and my childhood was very disciplined. I used to get up at 4 a.m. till 6. I used to study, then school, then coming from school, going for basketball classes, with tuition. उसके बाद अगर लाइट कट गई तो फिर सारे कॉलोनी के बच्चों की अपनी जो पार्टी होती थी, हम गेम्स वगैरह खेलते थे, यही हमारा रूटीन लाइफ रहा है। So basically, when you say you're from Prayagraj, what inspired you to get into the entertainment industry? वो thought कहाँ से आया? वो कैसे हुआ? आपको बचपन से लगा था that you would gonna be in this industry? एक्चुअली आई नेवर थॉट दैट आई कुड मेक इट टिल हियर क्योंकि जैसे कि हमारे टाइम में सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते थे बच्चों को, या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो, Correct. राइट? तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि चलो अपना डॉक्टरी हम परस्यू करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है 12th क्लास के बाद मुझे 1 साल का टाइम मिला वेयर मैंने कुछ फ्रेंड्स से बोला कि ठीक है कोई इवेंट होगा, कुछ ऐसा कुछ शो होगा तो मुझे बताना बिकॉज़ आई वांटेड टू बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस इन मी। तो उन्होंने मुझे लेकर गए किसी प्ले में लेकर गए जहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन मुझे लीड रोल दे दिया गया एंड वी वर क्या कहते हैं अपना प्ले हम कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट में। Hmm. तो वो बहुत शो हिट हो गया था और उसके बाद देन वी वेंट टू हैदराबाद, वहाँ पर ऑडिशन दिया हमारा। मैं सेलेक्ट हो गई फॉर्च्यूनेटली, मैं और मेरी फ्रेंड, और जब वहाँ पर मैंने काम शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू। So was acting or dancing, for a matter of fact, always your passion since childhood? कैन से या Oh, so you not thought about becoming a doctor or an engineer. You wanted to get into the entertainment industry. I wanted to become doctor initially because I never explored myself कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट भी छुपा हुआ है, मैं ये भी कर सकती हूँ। लेकिन जब मुझे वो मौका मिला एक्सप्लोर करने के लिए तो मैंने कहा मुझे यही ही करना है। आई डोंट वांट टू परस्यू डॉक्टरशिप। Correct. So when you say you went from Prayagraj to Hyderabad, Hyderabad was your first stint where you got selected. यस। So how was that and वो story क्या था जब we had met a while back वो time पे I you said कि it was totally unexpected वो totally unexplored था. Could you highlight on that? अ, यस। तो जब हम वहाँ पर सी इन माय स्कूल डेज़ आई यूज्ड टू गेट 100 बक्स एज़ पॉकेट मनी, ठीक? और जब मैं रामोजी फ़िल्म सिटी गई, ऑडिशन दिया, वहाँ पे काम करने लगी, सो आई गॉट यूज्ड टू गेट 5000 रुपीज़ पर मंथ। वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट था एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी। एट द एज ऑफ 19-20 आई ऑलरेडी स्टार्टेड अर्निंग वेयर अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन वर जस्ट स्टडीइंग। Correct. तो वो जब मैंने शुरू किया और ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पर अपने चिरंजीवी और अपने लॉरेंस राघवा इनका शूट बहुत चलता था। तो मैं ऐसा डिज़ायर रखती थी कि काश मैं उनको जॉइन कर सकूँ, कुछ कर सकूँ, और एक दिन ऐसा मिरेकल हुआ कि उनके ही मैनेजर्स ने मुझे अप्रोच किया, देखा और उन्होंने बोला वुड यू लाइक टू जॉइन द फ़िल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री, और आप 50,000 कमाओगे, अम्मा करते क्या? ऐसा करके। तो आई वाज़ लाइक सुपर एक्साइटेड, वाओ! आई एम द क्वीन ऑफ द Correct. टाउन Correct. नाउ। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, फिर मैं उधर से उधर जंप हो गई एंड देन द जर्नी बिगिन। So now when we say you went from Prayagraj, so Prayagraj is basically considered as one of the most holiest cities in India यस, for a matter यस। of fact. So were your parents supportive of that fact that you wanted to pursue your career in the entertainment industry? What was that journey? How was that journey? I remember when I was a kid, my father was talking to my uncle. I was standing next to him और मैं अपने शैडो को देख के कुछ तो याद करके मैं ऐसा डांस स्टेप मैंने 2-3 किया था और हवा से एक फन से हाथ उड़ता हुआ मेरे सर पे आया था। और 1 सेकंड के लिए तो मैं ब्लैक आउट हो गई थी। देन आई सॉ माय फादर्स एंग्री मैन फेस एंड ही वाज़ लाइक नचनिया बनेगी, ऐसा करके। तो वो
बहुत ही मेरे लिए ऐसा था कि मैं शायद कभी ऐसा कर नहीं सकती हूँ। करेक्ट। बट फिर भी मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी में थी चीज़ें चीज़ें अलाइन होती गईं और समहाउ आई कुड कन्विंस माय फादर फॉर दिस और उन्होंने बोला ठीक है भाई जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मैंने किया और नाउ ही वाज़ हैप्पी बिकॉज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड अर्निंग। तो उस वक़्त मेरे फादर पेरेंट्स मिडल क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करते थे, तो ही कुडन्ट अफोर्ड माय एक्सपेंडिचर लिविंग ऑब्वियसली इन अ यस। डिफरेंट स्टेट। लेकिन अर्निंग होने से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्लस आई वाज़ डूइंग गुड इन माय जॉब, तो वो जर्नी जाता ही गया। तो कभी ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ा जिधर मेरे पेरेंट्स बोले कि नाउ यू शुड कम बैक। Correct. So when we say that your first paycheck was of 5,000 rupees, from 100 rupees to 5,000 to 50,000, अम्मा join the Telugu industry, जो Yeah. जो उनका एक particular style होता है. So in that phase, when you got your first 5,000 का paycheck, whenever you got that as, so what I'm trying to ask you right now is कि फिर did you want to pursue dancing as a hobby or did you want to pursue acting? वो time पे भी did you know that you wanted to become an actor? Yes. Okay. आई वांटेड टू परस्यू एक्टिंग एंड आई वाज़ ट्राइंग टू परस्यू दैट। मैंने उस टाइम में वहाँ का निरालू घुरालू एक शो किया था। वो यहाँ पर जैसे अपना सावधान इंडिया होता है, बिल्कुल वैसे होता है। तो वो मैंने किया और वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला दैट आई एम रियली डूइंग गुड, पीपल वर एप्रिशिएटिंग मी। मुझे थोड़े-थोड़े ऑफर्स भी आते थे, बट दोज़ पीपल डिडन्ट वांटेड टू पे मी। तो अगर मैं वहाँ पर सर्वाइव कर रही हूँ ऑन माय ओन, आई नीड मनी टू सर्वाइव, राइट? फ्री में कितना आदमी काम करेगा? Correct. तो ऐसा हुआ कि डांसिंग इंडस्ट्री नेवर डिसअपॉइंटेड मी। मेरा हमेशा ब्रेड एंड बटर चलता रहा। एक्टिंग इंडस्ट्री में ऐसा था कि वो नहीं के बराबर या फिर पीनट के बराबर मिलता था, तो वो थोड़ा-सा होल्ड पे रहता था कि ठीक है, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो ही मैं कर पाऊँगी। So when we say dancing was the backbone to your success येस, currently, येस। so when this happens, how did the paradigm shift from the Telugu industry to the Bollywood industry happen, like the Hindi film industry as we call it? वो paradigm shift कैसे हुआ and what was the highlight of that journey? क्रेडिट गोज़ टू माय ब्रेकअप। तो जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मुझे लगा कि मैं आई कैन नॉट ब्रीथ एनीमोर इन द सिटी और क्योंकि मुंबई में मेरी पहचान थी तो उन लोगों ने मुझे पहले से ही बुला रहे थे। दैट टाइम आई जस्ट टुक द स्टेप कि ठीक है अब तो बुला ही रहे हैं, चलो चलती हूँ। और मैं जब यहाँ पर आई और मैं एसोसिएशन अपना डांस डायरेक्टर एसोसिएशन वगैरह हैं, उनसे मिली, तो वो मुझे ऑलरेडी पहचानते थे। उन्होंने बोला वेलकम, Hmm. वेलकम होम, शुरू करो, कब से So करना what was है? your first work in Mumbai as what attracted Mumbai? जो मुंबई हम बोलते हैं कि Mumbai is very attractive that way. What was your first work that like made you stay in Mumbai? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड वर्किंग विथ रेमो डिसूज़ा Oh. और विदिन फ्यू डेज़ उनकी डेब्यू फ़िल्म स्टार्ट हो रही थी 2010 में फालतू Hmm. जिसका नाम था। तो हम सारे मॉरिशस गए थे और मॉरिशस जो है मेरा फर्स्ट फ़ॉरेन का ट्रिप था। मैंने ये भी नहीं कभी सोचा था कि मैं कभी ऐसा ट्रैवल कर सकूँगी। तो जब मैं वहाँ पर गई और हमने अच्छी बॉन्डिंग बनाई, मस्ती-मज़ाक किए, इतना सारा काम किया, फिर मैं वहाँ पर कंटिन्यू हो गई, तो कंटिन्यू ही हो गई, सोचने का भी फिर मौका नहीं मिला। फिर अच्छे प्रोजेक्ट और अच्छे लोगों के साथ काम करो, तो आपको सेम वैसे ही सिमिलर प्लेटफ़ॉर्म मिलता चला जाता Correct. है। Correct. तो वो जर्नी कभी इतना दूर तक चली गई, इतने साल निकल गए, वो पता भी नहीं चला, ऐसा लगता है कल की बात है। So when you say your first stint was with Remosor, as we जी, call it, जी। how was that experience? What did it teach you? What were your learnings from that? And how would you say that you got contacted, like you got in touch with Remo D'Souza as a matter of fact, to get such kind of work? Because like I've been in this industry for a long time. I see a lot of people who are clueless. हुँ। So the reason why we are doing this right now is also to give these people a kind of an insight कि वो कैसे कर सकते हैं. Because आज के डेट पे जब हम बोलते हैं YouTube is the biggest teaching platform for any of us for a matter of राइट। fact. So I would want to understand कि ये अप्रोच कैसे करना है. Like from प्रयागराज आपको एक हैदराबाद में एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, हैदराबाद से आपने जंप करके आपको मुंबई में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप डायरेक्टली मॉरिशस चले गए. बट पीपल डोंट डू दैट. कभी कभी किसी का किस्मत 2 दिन में चमक जाता है, कभी कभी किसी का 20 साल में भी नहीं चमकता है. सो व्हाट इज द राइट अप्रोच फॉर दैट?
सी मैं तो बोलूँगी अभी के टाइम में तो बहुत ईज़ी हो गया है। बिफ़ोर तो आई वाज़ जस्ट फॉलोइंग माय इंस्टिंक्ट एंड गोइंग थ्रू दैट। अभी तो इतना ईज़ी हो गया है कि अगर आपको कहीं भी अच्छे क्लासेस मिलेंगे, कहीं भी अच्छे इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे, आप अपनी वीडियो किधर भी अपलोड कर सकते हो, यूट्यूब, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गेट हाइलाइटेड। और आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, किसी भी कोरियोग्राफर को यहाँ पर, या फिर आप इतने सारे कॉन्टैक्ट होते हैं, आप यहाँ पे आके ऑडिशन भी दे सकते हो हमारे ऑफ़िस में, सीडीए ऑफ़िस, सीनियर डांसर्स एसोसिएशन है या डीडीए है, डांस डायरेक्टर एसोसिएशन है। आप वहाँ पर ऑडिशन दोगे, आपका यूँ सिलेक्शन होगा अगर आपका कैलिबर है तो। Understood. Let's just going little back across in your Hyderabad days. हुँ, You have worked in major Telugu movies as an item dance numbers. You have done a lot of item dance numbers in the South industry या itself. So, how was that experience, and what are the takes from that industry, and how is it different from the Bollywood industry? South industry, I would say it is more particular, more organized, more disciplined. Um, and Mumbai industry is more flexible, more liberal. अरे चलता है ना यार, चल ऐसा काफ़ी फ्रेंडली रहता है। साउथ इतना फ्रेंडली है नहीं, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। कमिंग टू माय आइटम सॉन्ग एंड माय एक्टिंग एक्सपीरियंस, मुझे बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी मिली, लेकिन तब मिली व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई। Okay. व्हेन आई वाज़ वर्किंग इन साउथ, आई वाज़ लुकिंग फॉर एन अपॉर्च्युनिटी, अपॉर्च्युनिटी तो मिलती थी, लेकिन मैंने एज़ यूजुअल बोला ना कि दे डिडन्ट वांटेड टू पे मी, या फिर बोलते थे लोकल अम्माई का दाम, मतलब लोकली लड़की हो ना, क्या ये है इतना, ये है, वो है। ये चीज़ें मुझे बहुत डिसअपॉइंट करती थी कि सब कुछ मुंबई जैसा चाहिए, लेकिन फिर पेमेंट उनको हैदराबाद जैसा देना है। तो मैं जब मुंबई शिफ्ट हुई और मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया, देन आई बिकेम अ ब्रांड। और फिर उनके लिए ऐसा हुआ कि मुंबई से अच्छा हमने आर्टिस्ट बुलाई है। फिर वो मुझे सारी फैसिलिटी और सारे ट्रीटमेंट, मीठी-मीठी बातों से लेके मीठे-मीठे चेक भी वैसे ही मिल जाते So थे। वो अभी जैसे आपने बोला local and somebody from outside, you had shared an experience earlier about how it felt. वो आपको पहली बार जब भी आपने नोटिस किया था हुँ, कि जो बाहर से आते हैं तेलुगु इंडस्ट्री में उनके लिए वैनिटी वैन्स होती है, सब होता है। इफ यू करेक्ट, रिमेम्बर करेक्ट, आपने करेक्ट, ये आपने करेक्ट। बोला था पहले ये, जी। वुड यू बी एबल टू reiterate that story? Yeah, so that time when I was working as part of Telugu industry as a background dancer, तो हमें इतनी सारी फैसिलिटी मिलती नहीं थी कि वैनिटी मिल गया या फिर रूम मिल गया, कैसे भी किधर भी मेकअप करो, कुछ भी Because you were करो। a local resident एग्ज़ैक्ट for Hyderabad. यस, Okay. एग्ज़ैक्टली। और वहाँ पर तमिलियन लोग भी बहुत काम तमिल कोरियोग्राफर्स भी बहुत काम करते थे। उस टाइम में तो हैदराबाद इतना ऊपर भी नहीं आया था। Hmm. अभी कुछ शो के बाद, रियलिटी शो के बाद इतना ऊपर आया है। तो तमिल लोग ज़्यादा थे, तमिल बंदे थे, तेलुगु सब मिक्स होके करते थे। इतना बिल्कुल गाँवटी लोगों के जैसा ट्रीट करते थे कि खाना मिला तो पहना तो ठीक, ये है, वो है, ऐसा रहता था। वहीं पर मुंबई से अगर कोई आया, आर्टिस्ट आया या डांसर आया, तो उनको सारे लेविश ट्रीटमेंट मिल जाते थे, वैनिटी से लेके उनको क्या खाना है, क्या पीना है, सब लिस्ट बन जाती थी। उनको 3 स्टार से लेके 5 स्टार होटल तक में रुकाया जाता था। उनके टैंट्रम्स भी बहुत होते थे, सब सर आँखों पे लिए जाते थे और वहाँ पर हम बुरी तरीके से घिस रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत डिसअपॉइंट करती थी। देन आई थॉट यार हिंदी इज़ माय ओन मदर टंग। Correct. So I can go Mumbai and then I can start from there. So what has been your the most challenging work in the South industry? Most challenging work अ, मैं बोलूँगी कि अगर आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो देयर आर वेरी नोटोरियस पीपल अराउंड, दे विल मेक फन ऑफ यू और वो क्या बातें करेंगे फ्रॉम वल्गर टू कौन से लेवल की बात करेंगे आपको कभी पता नहीं चलेगा। और अगर आपको कुछ सेंस भी हो रहा होगा और अगर आप पूछने की कोशिश करेंगे तो वो बात को घुमा देंगे, अरे अम्मा मैं तो बोल रहा था आप राइट से करेंगी कि लेफ्ट से करेंगी, ये है वो है, लेकिन तेलुगु में आपकी बैंड बजा देंगे और वो सब सुनते होंगे। फिर वो आपकी तो इमेज खराब हो गई ना, Correct. बहुत गंदी Correct. खराब हो गई। तो थोड़ा-सा अगर आपको लैंग्वेजेज़ का नॉलेज रहेगा तो आपके साथ खिलवाड़ ज़्यादा नहीं होगा। So if I get this right, you have worked with
the biggest celebrities in Bollywood as well, जी naming Priyanka Chopra and a couple of few more like Remo D'Souza. And look, how was that experience and how did that happen? दे आर आई थिंक एवरी पीपल इज वेरी गुड, वेरी Hmm. चिल्ड आउट। जैसे अभी प्रियंका चोपड़ा हैं, अगर हम रिहर्सल कर रहे हैं और वहां पर अगर चेयर नहीं है या इतना स्पेस नहीं है, शी डजंट माइंड सिटिंग ऑन द फ्लोर। Hmm. अगर रेमो हैं, कितना भी बड़ा वर्क प्रेशर हो, चेहरा बिल्कुल वैसे ही सेम काम ऐसे ही रहेगा। कोई जैसे प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, चाहे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, तो उनसे मैंने पेशेंस लेवल बहुत सीखा है, उनसे मैंने ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करते हैं, कैसे हम्बल होके काम करते हैं, कैसे रहते हैं, दूसरों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, वो सब मुझे जो उनसे सीखने को मिला, ये चीज़ मुझे उल्टा साउथ में नहीं मिली। क्योंकि साउथ में ऐसा होता है कि डायरेक्टर से या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रभुदेवा का अगर मैं बोलती हूँ, अगर प्रभुदेवा ने वहाँ पर बोल दिया Hmm. कि भाई ये ऐसा नहीं थोड़ा-सा वैसा चाहिए, तो उतनी देर में आस-पास के लोग चलो, चलो जल्दी, जल्दी हड़बड़, हड़बड़, हड़बड़ पूरा पूरा मतलब ऐसा हो गया कि उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने सीधे बॉम्ब डाला है और सब कुछ स्कैटर हो गया, बिल्कुल वैसा चलता है। व्हेयरएज़ मुंबई में जब वो रहते हैं, आते हैं, तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, ऐसा कोई भगदड़ नहीं रहती है, कोई भी chaos नहीं रहता है, तो लेकिन साउथ में ऐसा रहता है, तो वो बिल्कुल ऑपोज़िट रहता है। But when the same South people come to Bombay, are they humble or the same एक्स्ट्रा हम्बल। extra humble? यस, यस। How, अभी ये आप कैसे बोल रहे हो? ये मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं देखिए जैसे रामचरण तेज के उनके साथ काम कर चुकी हूँ और अपने जूनियर एनटीआर जो हैं, जो ट्रिपल आर में थे, इन सब के साथ काम कर चुकी हूँ। तो ये जब आते हैं तो इनके पीछे इनके बाउंसर और जो भी लोग आते हैं, वो तो बात भी ना करने दें, अप्रोच की बात तो दूर है। इनफैक्ट मुझे एक बार याद है, मैं आई वाज़ असिस्टिंग प्रेम रक्षित मास्टर जो ट्रिपल आर में भी नाटू नाटू गाना कर Correct. रहे थे। तो उनको मैं असिस्ट कर रही थी और मुझे जूनियर एनटीआर के साथ रिहर्सल करनी थी क्योंकि रंभा उस वक़्त नहीं थी उस गाने में, मेकअप कर रही थी। तो मैंने जब रिहर्सल भी करी तो शर्ट ऐसा कुछ पकड़ने का मोमेंट था, वो पकड़ने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। लेकिन वही अगर वो मुंबई में आ जाएँगे, इट इज़ ओह यो ब्रो सब कुछ चिल आउट ऐसा है, तो ऐसा लगता है हाँ, ये वही है। So now let's talk about your personal journey as well, along with your work journey. So I would like to highlight a couple of things on your personal journey where you said in the past, like just a couple of minutes back, where your breakup brought you to Mumbai. Yeah. So now coming from that, your parents, you are a single child, your parents have been supportive. But when you told them that you're coming to Mumbai, what was their reaction? How was their reaction into play? कमिंग टू मुंबई, आई मीन गोइंग टू हैदराबाद और एनी अदर सिटी, Hmm. वो तो कोई प्रॉब्लम की ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, जब मैं हैदराबाद जा रही थी, उस टाइम में उनको ऐसा था कि अरे बेटी हैदराबाद जा रही है, तो Correct. वो फर्स्ट टाइम आई वाज़ गोइंग आउट ऑफ माय Hmm. होम, लीविंग द सिटी एंड बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मदर टू सेंड देम नो। Hmm. तो वो एक था, बाकी हैदराबाद जाओ या मुंबई कोई बाद में फ़र्क But नहीं did they पड़ता। know about your relationship? Oh yes, I never hide anything, especially about the relationship from my parents. In fact, हम दोनों ट्रैवल करके प्रयागराज गए भी थे। आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू माय पेरेंट्स, माय रिलेटिव्स, काफ़ी सारे लोगों को पता भी था। वो 4-5 बार तो ट्रैवल कर भी चुके थे खुद से इलाहाबाद के लिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि ही इज़ पुटिंग डिस्प्यूट अमंग अस। तो मेरे पेरेंट्स ने भी कुछ रियलाइज़ किया और हमने भी रियलाइज़ किया, फिर ऐसा लगा कि ही इज़ लिटिल डिफिकल्ट मैन। So would you call that as a toxic relationship? अ, येस, इनिशियली तो सब अच्छा ही लगता है, इनिशियली कुछ Obviously, पता नहीं yes. चलता है, बट ग्रेजुअली फिर समझ में आता है कि हाँ भाई, Hmm. चीज़ें ऐसी हैं नहीं जैसी दिख रही हैं। Hmm. तो मैं एक बात बताती हूँ, अभी महाकुंभ में मैं अपने होम टाउन में ही थी, Hmm. तो द सेम गाय मेरे एक्स अपनी वाइफ के साथ आए थे Oh. मेरे घर पे। Oh. यस, तो मुझे कांटेक्ट किया, फिर मैं उनको लेकर गई संगम स्नान के लिए और मीनवाइल हिज वाइफ गॉट अ टाइम टू टॉक टू मी और उसने मुझे बताया कि उसकी वजह से उसको शुगर आ गया, उसको बीपी आ गया, वो बीमार हो गई। बोले, "अरे! ये तो साइको है एग्नेस, मेरे को कुछ सजेस्ट करो।" तो मैंने कहा चलो मतलब मैं गलत नहीं थी। ये एक चीज़ मुझे रिलीफ मिला।
और फिर मैंने उसको यही बोला कि देखो यार, आई हैव गॉन ऑल थ्रू दिस थिंग्स, बट यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू विद दैट। अगर मैंने डिसाइड किया कि आई हैड टू वॉक ऑफ, आई जस्ट डिड दैट, आई स्टूड फॉर माई सेल्फ। तो अगर आपको नहीं जम रहा है, आप 10 साल से शादी में और आप खुश नहीं हो, आपका फिजिकल हेल्थ डिटेरियोरेट हो रहा है, मेंटली आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ एज़ आई डिड। Correct. इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ, ज़्यादा तो घुसना Obviously. नहीं है Yeah, मुझे। yeah. So how difficult was it to bounce back for you personally, like when you were in such a serious relationship, and as you said, like जो भी था, psycho था, toxic था, whatever it was, how difficult was it for you to bounce back? It was very, very difficult. क्योंकि whenever I wanted to get rid of from him, Hmm. uh, he never let me leave him. और जब वो शूट पर आते थे, मुझे पिकअप ड्रॉप करना सब कुछ उनका रहता था, मेरा काम पूरा हैंडल करना सब उनका रहता था। तो लड़कियों को तो अच्छा लगता था, लड़कों को थोड़ा खटकता था, तो वो मुझे मना करते थे कि ऐसा सेट पे इस तरह के लाया मत करो। तो कभी हमारा आर्ग्यूमेंट भी हो गया, अगर मैंने बीच में बोल दिया कि ऐसे फीडबैक आ रहे हैं, तो ही यूज्ड टू बीट मी फॉर दैट कि तूने मुझे अपने से अलग रहने के लिए बोला कैसे? और जो हाथ उठाया सो उठाया, उसके बाद क्या, फिर बाद में वो स्प्लिट पर्सनैलिटी चेंज हो जाती थी और फिर वो बोलते थे कि अच्छा मैंने इस ज़बान से तुझे इतना बुरा-बुरा बोला ना, ये ले ब्लेड पता नहीं कहाँ से मिल जाती थी, ज़बान बाहर निकाली और बीच से टंग ही पूरा Ah, चीरा लगा दिया। और इतना भी नहीं, खत्म हुआ तो कभी किसी और आर्ग्यूमेंट में पता चला, लेके ब्लेड लेके पूरा वेन्स काट लिए। ah, कभी किसी चीज़ का जवाब अगर नहीं मिला तो पता चला कि भाई बोल रहे हैं कि मैंने फ़िनाइल पी ली है, तो देयर वाज़ लॉट ऑफ मेंटल टॉर्चर। समझ में नहीं आता था क्या करूँ? अगर पता नहीं, अगर सोचती थी अच्छे से भी रहूँ, कुछ भी ना हो, तो भी वो कोई ना कोई पॉइंट निकाल ही लेता था झगड़े का। और अब आप चुप रह सकते हो, आप तो इतना लाउड हो नहीं सकते हो। अगर आप चुप हो तो पता चला कार की शीशे, विंडो तोड़ दिया ऐसे करके, घर ah. का शीशा फोड़ दिया। तो चीज़ें फूटती जा रही थी और मुझे लगा नेक्स्ट नंबर इधर कभी भी आ सकता है। Correct. तो आई ट्राइड। अभी उसमें मुझे एक मौका किधर मिल गया था कि उसने मुझे परेशान करने के लिए ये किया कि मैंने कुछ रूम लिया हुआ था। उन्होंने मेरे ओनर को परेशान किया कि रूम खाली करने के लिए। अब ओनर ने परेशान होके बोल दिया कि भाई हमारे आप रूम खाली करिए, हमें ऐसा रूम का काम है। मैंने कहा ठीक है। अब वो उसको लगा कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, मुझे कुछ पता नहीं है, आता-जाता नहीं है, एंड आई वाज़ रियली लाइक दैट कि शेल में ही थी, सिर्फ़ काम और घर इतना ही पता था। बट थैंक गॉड आई हैड रूममेट। उसने मुझे हेल्प करी, वो लोकल लड़की थी और उसके थ्रू हमने रातों-रात दूसरा घर देखा और मैं शिफ्ट हो गई। जब शिफ्ट हो गई तो अब तो लड़की हाथ ही कहाँ से आएगी। तो इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर हिम टू सर्च फॉर मी। फिर फ़ोन नहीं उठाती थी, फिर ग्रेजुअली ही हैड टू मूव ऑन। So, what would you tell to people right now, like who are going through such things where they do not have the willpower or the courage? This is majorly all of courage across. Who do not have the courage to, get out of such things. You're like, हाँ ठीक है, चल रहा है, चल जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा. And then after a point of time, it comes to a situation कि भाई, we get to know that the person is no more. So when a person is going through such a thing, if you would like to, give such kind of a advice where you have walked out of such a thing, what is that main thing that you need to do? Like आपको क्या होना चाहिए कि आप निकल जाओ इसमें से? What would you? करेजियस, दैट्स इट। जो मैंने उसकी वाइफ को एडवाइस किया Hmm. कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है इस तरीके की, तो नोबडी गोना हेल्प यू बट योरसेल्फ। Hmm. ठीक है, बाकी लोग आपको एडवाइस ही कर सकते हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको बूस्ट करेंगे, आपको समझाएँगे दीज़ आर द थिंग्स आर हैपनिंग, उनको प्रोसीजर भी बता देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं पति-पत्नी के बीच में या Correct. बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड के बीच में। यू हैव टू गेट करेज। So when you say all these things have happened, so something in terms of ऐसा भी हुआ रहेगा where the person is trying to control your finances Oh and yes, everything. So वो भी definitely हुआ ही होगा. So वो how did you manage that and how did you survive that? Because मेरे हिसाब से आज के डेट पे हमें अगर जिंदा रहना है, सबसे important है सबसे बड़ा रुपया, as we call it. right. So वो how did you get over that? सो बिगनिंग डेज में तो आई डिडंट हैव बैंक अकाउंट, तो जो भी पैसा आता था वो कैश में आता था। आई हैड नो प्लेस टू कीप इट एट होम, क्योंकि और भी 1-2 लोग रह रहे थे मेरे साथ में। सो आई यूज्ड टू गिव हिम एवरीथिंग।
अभी ट्रस्ट तो उतना रखते ही हैं, तो Correct. वो सारा मैनेज करते थे। Hmm. और उसके बाद ऐसा हो गया कि उन्होंने ही मेरा बैंक अकाउंट भी ओपन करके दिया। Hmm. फिर बैंक अकाउंट में रखने लगे। फिर ऐसा होता था कभी अगर मैं एटीएम चली गई तो वो पिन ही नहीं काम कर रहा है। पिन ही नहीं काम कर रहा है तो मतलब ही यूज्ड टू स्वाइप ऑल द मनी एंड देन चेंज माय एटीएम पिन। तो मनी मैं ड्रॉ नहीं कर पाती थी। पहले तो मुझे इनिशियली समझ में नहीं आता था। फिर बाद में एक टाइम ऐसा हुआ व्हेन वी वर अबाउट टू सेपरेट। Hmm. मैंने एक दिन पता नहीं कैसे पर्स अपना चेक किया तो उसमें मेरा डेबिट कार्ड ही नहीं था। डेबिट कार्ड ही नहीं था। फिर बाद में मैंने अपना अकाउंट बैंक में जाके चेक किया तो ऑल माय सेविंग्स वर डिसअपीयर, गायब थी। अकाउंट में कुछ था ही नहीं। फिर मैंने वहां से फोन किया तो फिर अब पकड़ तो गया सामने वाला, लेकिन फिर यही है कि हाँ मैं यूज कर लिया, मैं तुम्हें दे दूंगा, ये है वो, जो कभी हुआ नहीं। बट एनी हाउ ठीक है, हम क्या मजदूर इंसान है, हम किधर भी फावड़ा खोदेंगे और पानी निकाल के पी लेंगे। कल आज आज बर्बाद हुए, कल फिर से अपना आशियाना छोटा मोटा बना ही लेंगे। So after that, have you been able to get into a relationship after that experience? Yes, I did, but it didn't work on a longer term. मतलब थोड़े दिन हुआ फिर लगा कि नहीं यार शायद नहीं जमेगा। मे बी आई बिकेम टू प्रैक्टिकल एंड टू कैलकुलेटिव। और जो भी है कनेक्शन वैसा तो नहीं हो पाया, बट आई एम स्टिल वेरी मच ओके विद दैट। आई जस्ट गो विद द फ्लो। लाइफ में आपका कोई आना होता है वो कहीं से भी आ जाता है, और नहीं आना होता तो कितना भी कोशिश करो वो फिर चला ही जाता है। Correct. So, as we say that there are red flags and green flags in a relationship, you have seen the worst red flags that any person could ever see. So, how do you say what would be a green flag and what would be a red flag according to you? Red flag, I would say that you cannot go for physical violence, right? You can never raise a hand on a woman. It should be vice versa. कोई भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, लड़की हो लड़का जो भी हो, ठीक है? ये तो डेफिनेटली रेड फ्लैग है। आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो भाई, चले जाओ, निकल जाओ, छोड़ दो। अपने ऊपर भी रहम करो, उसके ऊपर भी रहम करो, बट डू नॉट होल्ड ऑन देम। वो ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है? और इज्जत भी चली जाती है, इज्जत भी निकल ही जाती है उसके साथ। और ग्रीन फ्लैग मैं बोलूंगी लॉयल्टी एक होती है। तो आपका बड़े से बड़ा भी हर्डल होगा ना, आप उसको फिर भी संभाल लोगे। लेकिन जो बंदा या जो बंदी कम शक्ल देख के आप इतना सब कुछ फेस कर रहे हो, वो ही अपना नहीं है तो आप करोगे क्या? Correct. तो मतलब ही क्या है? वो रिलेशनशिप में वो लॉयल्टी नहीं है। इफ यू आर नॉट देयर फॉर ईच अदर, कोई मतलब नहीं है। So, would you consider physical abuse a bigger form of violence or emotional अत्याचार or emotional blackmailing as we call it? इमोशनल अत्याचार मैं बोलूंगी, क्योंकि इमोशनली यू बिकम ब्लाइंड, यू डोंट सी थिंग्स विच इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तीसरे बंदे को बराबर नजर में आएगा कि भाई चल क्या रहा है लाइफ में, आपको नहीं दिखेगा, आपको लगेगा नहीं नहीं मेरा वाला अच्छा है। तो ऐसा थॉट हो जाता है, मेरा वाला अच्छा है, मेरी वाली अच्छी है, लेकिन तब तक आपकी बैंड बज चुकी होती है। तो यही बोलूंगी कि emotionally you need to be really strong. Understood. To understand things, what is happening with you. Correct. Now coming back to a little bit about your work structures and stuff. So your first stint in Mumbai was with Remo D'Souza. Then how has your career progressed after that? Okay, so when I came to Mumbai, I had to start everything from the scratch because nobody know who am I. और मेरा बैकग्राउंड क्या है, क्या ही कैलिबर है, किसी को कुछ पता नहीं था। बट थैंकफुली आई बीन ट्रेन्ड फ्रॉम साउथ, so it was lot more easier for me to grab the market. Correct. And make my own identity. Correct. So मैं बहुत जल्दी ही लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया and immediately I started getting offer for to assist a big choreographers like Saroj Khan and Raju Khan. Correct. तो मैंने उनके साथ पहला गाना किया था एक विलन का आवारी, विच गॉट सुपर डुपर हिट। तो वो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुअली अपने स्लम डॉग मिलीनियर के कोरियोग्राफर थे जय हो के, जिनको अवार्ड वगैरह मिला है, लॉन्जी फर्नांडिस, मैंने उनको फिर असिस्ट किया। फिर धीरे से तुषार कालिया जो जज करते हैं आजकल, इस तरीके से मैंने फ्रीलांसिंग में बहुत लोगों को असिस्ट किया। So how was, I think you've also worked with the Kapil Sharma show. Oh yes. Yes. So how was that experience and how did that
come into play? वो कैसे है? वो एक जो स्टोरी था आपने जो मेरे को बताया था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था. So हाँ how जी। did that come? वो कैसे आया काम आपके पास में? तो वी बीन शूटिंग फॉर किस किस को प्यार करूं, हम्म. वेयर कपिल शर्मा वाज देयर एंड ही रियली लाइक्ड द वे आई वाज एक्सप्लेनिंग हिम थिंग्स. बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे जो उन्हें दूसरे समझा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे से उनको ऐसा समझ में आ रहा था. तो ही वाज लाइक, अगर मुझे किसी ने पूछा तुझे डांस किसने सिखाया तो मैं बोलूंगा मुझे एग्नेस ने ही सिखाया है, ऐसे करके. तो ही रियली लाइक मी एंड वंस वी फिनिश द शूट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज प्रोडक्शन हाउस. So they've been asking me if I'm interested to do choreography for comedy nights with Kapil Sharma, and I was like, why not? Let's do it. So any memorable instances that you remember from जो हम बोलते हैं ना कि behind the scenes, जैसे बहुत सारे जो चीज़ें होती है जो पर्दे पे कभी नहीं आती है. So any memorable instances that were funny or are always gonna stick with you till the end of your life? बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, अभी क्या ही बताओ. जैसे ऑफ कैमरा अभी मुझसे, जैसे लॉरेंस राघवा का मैं बताती हूँ इंसिडेंट. वी बीन शूटिंग फॉर डॉन फिल्म जिसमें नागार्जुना थे और ही वाज अ डायरेक्टर. Okay. अभी This is उन्होंने in South. इन साउथ, Yeah. तो सब हाँ, कोलैबोरेट हाँ, करके हाँ, इंडस्ट्री हाँ, का ओवरऑल एक्सपीरियंस बता रही हो. तो उन्होंने मुझे देखा और फिर मुझसे कुछ बातें करी. उनको इंग्लिश नहीं आता था Oh. और मुझे इंग्लिश हिंदी के अलावा कुछ आता नहीं था. फिर भी हम पता नहीं कैसे कम्युनिकेट किए, मुझे नहीं पता. एंड देन ही रियली लाइक मी. फिर आफ्टर द वर्क ही यूज्ड टू कॉल मी. फिर अपने उन्होंने वाइफ से मुझे इंट्रोड्यूस्ड कराया. फिर अपने उन्होंने लिटरली मुझे डिनर पे इनवाइट किया. तो वाह, मेरा तो नसीब अच्छा था. तो मैं उनके साथ डिनर पे गई. फिर उसके बाद राहुल देव उसमें उस मूवी में विलन थे. उनके फादर का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो बीच में वो छोड़कर मुंबई आ गए थे एंड मूवी गॉट शूटिंग गॉट पोस्टपोन. तो उनको हैदराबाद में फिर वो जिस घर में शिफ्ट हुए उन्होंने बोला कम एंड जॉइन विद अस, लिव विद अस. तो मैं एक हफ्ते के लिए उनके घर पे चली गई. उनके वाइफ और जो भी थे उनके साथ, उन सबके साथ रह रही थी. तो वी हैड शेयर अ वेरी गुड बॉन्डिंग, हंसी मजाक ये वो. अभी कपड़े नहीं थे मेरे पास, सीधे शूटिंग स्पॉट से लेके चले गए थे बिकॉज ही न्यू दैट आई एम लिविंग अलोन. उन्हीं के कपड़े पहन के फिर मैं Correct. घर में घूम रही थी. साथ में खाना बना रहे थे, खा रहे थे. बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी क्यूट क्यूट मेमोरीज हैं. लाइक अभी नागार्जुना के सन थे नागा चैतन्य, उनके साथ हमने 1 महीना शूट किया था वाइजैक अरक वैली में. सो वी यूज्ड टू डू पार्टीज. तो अभी क्या क्या छोटी छोटी चीजें बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं. Yeah, I mean जो ऐसे वो बोलते हैं ना कि some things always stick with you for life. ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कभी कभी हम भूल भी जाते हैं. But there are always these instances that will always forever stick with you. While you were working with Kapil Sharma, as you said, Kapil only आपसे ही सीखा उन्होंने and that's how he progressed across. So ऐसे और कोई stars हैं? नाना पाटेकर का ही मैं बोलती हूँ. तो उनका गोवा में हम वेडिंग एनिवर्सरी मूवी का शूट कर रहे थे और वहाँ पर कोई तो सॉन्ग था जिसमें कि एक्ट्रेस को जो जैसा परफॉर्म करना था वो मैं ही गा के लिरिक्स याद करके मैं ही एक्सप्रेशन के साथ जो परफॉर्म कर रही थी. तो वो खुद ही मुझे बुलाए डायरेक्टर से बात करके और उन्होंने बोला तू क्यों नहीं कर रही है इसमें. तो मैंने बोला नाना जी मैं कैसे कर सकती हूँ. तो बोली कि नहीं लेकिन मुझे तू चाहिए ऐसा करके. तो वो बहुत मान रहे थे. फिर बाद में वो मुझसे कनेक्टेड रहे. तो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. Obviously, अभी yes. ऐसी हम एक मूवी कर रहे थे जय हो के लिए, सलमान खान जी का. हम्म. तो सलमान खान में उनकी जो मदर बनी थी उनका कुछ एक्टिंग करना था, वाकड़ा तिकड़ा बिल्कुल पागलों वाला डांस था और वो किसी से हो नहीं रहा था. तो देन द कोरियोग्राफर हैज सेड कि ये एग्नेस नुवुचे, वो हैदराबाद से ही थे, जॉनी शेख जॉनी पाशा. तो मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ. और वहाँ पर अरबाज खान थे और सलमान जी थे. तो वो मैंने सीक्वेंस करके बताया, वो वाकड़ा तिकड़ा पागलों वाला डांस. वो मैंने जब किया तो ही वाज लाइक ही क्लैप्ड. उसके बाद सारे क्लैप किए. तो Correct. ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो Obviously, गई. yes, yes, yes. So you said you also worked on Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire is considered as one of the biggest विद द कोरियोग्राफी. with the choreography. Yeah, yeah. So it is considered one of the biggest. और उसमें जो dance numbers भी थे, तो they were on a very grand scale if I remember it right. yes. जो उन्होंने पूरा CST station book कर दिया था and वो बहुत grand scale पे हुआ था. So how was that experience?
तो मैंने स्लम डॉग मिलियनेयर में मैंने काम नहीं किया था। Hmm. आई वर्कड विद The द choreography सेम team. Yeah. कोरियोग्राफर ऑफ द या। Okay. तो Okay. उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो ऐसे थे कि वो इतने जोवियल हैं, वो Hmm. ऐसे जोक मारते हैं कि आपको 2 मिनट के बाद समझ में आएगा उन्होंने बोला क्या है। Dark humor basically. यस, डार्क ह्यूमर। तो वो ऐसा है, और फिर वो उनका अगर मूड घूम भी गया तो वो तुम्हें छील देंगे उधर से ही। Hmm. तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि 2 मिनट पहले ये जो बंदा मजाक कर रहा था इसने मेरी इज्जत भी उतार दी। So he is that moody fellow. At a time, he is the wonderful person on this earth, and second time, you just don't wanna face him. Correct. Second part, yeah. So there are, as you said, that ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिनके साथ कभी कभी अगर मजाक कर दिया तो उनको जमता नहीं है. So how would you, मतलब ऐसे बच के कैसे रहते हो आप? How do you survive such kind of situations? उनको नहीं जमता या मुझे नहीं आप जमता? उनको नहीं जमता basically. Like there are many people who give out jokes but they cannot take jokes at the same given point of time. So have you experienced something like that? वैसे तो इंडस्ट्री में मैंने सबसे ज्यादा यही सीखा है कि क्या नहीं बोलना है उस पे ज्यादा फोकस रहता है, बोलने से ज्यादा क्या नहीं बोलना है। तो मैं वैसे भी बहुत संभाल के रहती हूँ कि मेरा एक भी फंबल या कुछ भी मैंने गड़बड़ करी तो बहुत बड़ी चीज भी बन सकती है। तो मैंने कभी इतना किसी के साथ ऐसा कुछ मेरा एनकाउंटर हुआ नहीं है। Correct. So now when we say looking back at everything that you have achieved from Prayagraj to Hyderabad to Bombay, how is that experience weighing on you now? What do you think, if suppose for example आज हम 10 साल पहले जाते हैं, what would that 10 years younger Agnes you would ask her to change? कि क्या नहीं करना चाहिए था आपको? आई थिंक आपको जो करना होता है सीधे उस पे ही हिट करना चाहिए। अभी जैसे कि हमने जब मैं रेमो के उसमें काम कर रही थी तो एक बहुत बड़ा लाइफ ओके करके चैनल इंट्रोड्यूस हुआ था। Correct. वहाँ पर उनको डांस बेस्ड शो था। तो वहाँ पर उन लोगों ने ऑडिशन लिया जिसमें कि मैं उतने बड़े टीम में 200-300 लोगों की टीम में, गर्ल्स में मैं और एक लड़की सेलेक्ट हुई थी, बॉयज में 1-2 और सेलेक्ट हुए होंगे। वो अपॉर्च्युनिटी इतनी अच्छी थी लेकिन फिर भी मैंने छोड़ दी ये देख के, ये सोच के कि अरे मेरी अदर फ्रेंड को इधर काम मिला है, वो ज़्यादा अच्छा पैकेज है, ये ज़्यादा अच्छा पैकेज है, चलो ठीक है देखेंगे। टीवी इंडस्ट्री का काम क्यों करे, क्योंकि वो दैट टाइम आई डिड एज़ अ लीड आई डिड वन फिल्म इन अ साउथ। तो मैंने सोचा मूवी इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर है, टीवी का क्या करें। और अब मुझे लगता है कि अरे यार टीवी इंडस्ट्री पीपल हैव लॉट एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी नाउअडेज। कितने सारे शोज हो रहे हैं, डांसिंग शोज से लेके लॉकअप शो तो ब्रेकअप शो तो एमटीवी शो, पता नहीं कितनी सारी चीजें हो रही हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस थिंग्स। और ये सब मैंने मिस कर दिया जो मुझे उस टाइम में मिस नहीं करना था, जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही थी। So would you say working on the bigger screen is less important than working on the smaller screen या vice versa? नहीं. आई डोंट थिंक सो। वो एक टाइम में था कि मूवी इंडस्ट्री का ऐसे देखते थे और टीवी इंडस्ट्री को थोड़ा लो देखते थे, लेकिन इसके बीच में ये जो वेब सीरीज वाला दौर आया है इसने सबको कॉकटेल बना दिया है। Correct. नाउ टीवी इंडस्ट्री पीपल आर आल्सो वर्किंग ऑन वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड दिस मूवी इंडस्ट्री पीपल आर आल्सो वर्किंग ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। इट्स जस्ट दैट कि आपका कंटेंट क्या है और आपका परफॉर्मेंस कैसा है। So what are the projects that you're working on currently? करंटली मैं अभी टीवी शोज से जैसे जुड़ी हूँ, कुमकुम भाग्य वगैरह है या बालाजी के शोज वगैरह है, वो भी मैं करती रहती हूँ। फिर अभी रिसेंटली मैंने कुछ म्यूजिक वीडियोस वगैरह किए हैं और एक मूवी की बात चल रही है लेकिन नाम अभी मैं नहीं बाहर yes, नहीं yes, कर yes, सकती। definitely. हाँ जी। So thank you Agnes, thank you so much. Thank Wrapping you. this up, guys, please follow us for such more inspiring stories and stay tuned. Thank you. Hello friends, this is Agnes Sonkar. You are watching Chai with Ilachi. Keep watching, do subscribe, like and share.